Welcome back, students. Today is the session number 1 from the chapter of laws of motion, and the topic is Newton's laws of motion. Or today I have written here some of the bullet points. Means before studying these laws of motion, I just wanted to discuss these 4 bullet points with you. So यहाँ पर मैंने लिखा है the first point is the force is required to put a stationary body in motion or stop a moving body. मतलब ये है कि if the body is stationary, then we have to apply some external force in order to put that body into motion, or if the body is already in motion, then we have to apply some external force in order to stop it. Second point, some external agencies are required to provide this force. मीन्स सम एक्सटर्नल एजेंसीज यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक द ग्रेविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, विंड है. सो दीज आर सम एटसेट्रा. सो दीज आर द एक्सटर्नल एजेंसीज, दीज आर सम ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसीज विच कैन प्रोवाइड दिस force, that is the force to put a stationary body in motion or to stop a moving body. Now these external agencies may or may not be in contact with the body. That is, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज की विच कैन बी इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, वो क्या हो सकता है? दैट कैन बी द योर हैंड्स. ठीक है, यू कैन पुश अ स्टेशनरी बॉडी विद योर हैंड्स, सो यू आर अप्लाइंग, योर हैंड इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द दैट बॉडी. सो दिस एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो गया? दिस इज द हैंड. सो दिस एजेंसी, दैट इज हैंड, इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी to apply a certain force on that particular object. Now इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि agencies may or may not be in contact with the body, so may these external agencies which are not in contact with the body are this gravity है या electric field है, magnetic field है. Gravity क्या है? Means अगर कोई एक let's say कोई एक object है, ठीक है, for example. So some, let's say there is one object and उस ऑब्जेक्ट को हमने किसी एक बिल्डिंग के टॉप से फेंकते हैं, तो क्या होता है? ऐसे हम जस्ट ड्रॉप कर देते हैं, तो व्हाट विल हैपन? दैट द फोर्स विल एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आपका गिर जाएगा. और इसी प्रकार से अगर कोई मान लीजिए दिस इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली एक कोई लेट्स से कि कोई पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दे विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम दैट चार्ज. अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, देन दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस दी सम रिपल्सिव फोर्स. सो यहाँ पे भी क्या है? दैट चार्ज इज नॉट गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद एनी बॉडी, ठीक है, बट उसके ऊपर फोर्स लग रहा है. So in this way we can say that these agencies may or may not be in contact with the body, and however they can provide the force to put a stationary body in motion or stop a body which is already in motion. Then Newton, ये fourth point है, Newton formulated 3 laws of motion based on the Galileo's study of motion of objects on inclined and horizontal plane. न्यूटन ने has used the studies of motion of objects on inclined and horizontal plane conducted by Galileo. Galileo ने क्या किया था? He has conducted several experiments on the horizontal and double inclined not frictionless but almost frictionless surface in order to study the motion of objects. तो उसने क्या किया था? एक horizontal surface भी लिया था और एक inclined भी लिया था. ये आप हॉरिजॉन्टल, ये मान लीजिए कि आपका डबल इंक्लाइन प्लेन. डबल इंक्लाइन प्लेन है मींस द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ दीज प्लेन्स आर इक्वल, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही रहेगा. एंड व्हाट ही डिड, ही ड्रॉप्ड ए बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन एंड दिस सरफेस वाज ऑलमोस्ट, इट वाज वेरी वेरी स्मूथ. इट वाज नॉट फ्रिक्शनलेस बट इट वाज वेरी वेरी स्मूथ. तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि दिस बॉल इज कमिंग डाउन, इट इज कमिंग एट दिस पॉइंट एंड देन it went up and reached a point which was nearly equal to the initial height. अभी initial height तो आपकी ये हो गई, ठीक है, बट फाइनली बॉल यहाँ तक तो नहीं पहुंची, बट डेफिनेटली वो थोड़ा नीचे आके यहाँ पे रुक गई, बिकॉज ये जो सरफेस था आपका,
ये आपका ये फ्रिक्शनलेस नहीं है. अगर फ्रिक्शनलेस होता तो मे बी ये आपका बॉल जो है ये इस दैट इज दिस फाइनल हाइट would have been equal to the initial height of the ball. But because the surface was not frictionless, it was very smooth. But since it was not frictionless, so ball क्या हुआ? The ball it went up to a certain height, but it was almost equal to the initial height. So and on the horizontal surface भी उसने conduct किया था. This surface was very smooth. So उसने ये देखा कि a body moving on a horizontal or inclined plane and if the surface is frictionless, then that body continues to move with a constant velocity if the surface is frictionless. तो उसी आइडिया को उसने न्यूटन ने यूज करते हुए ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ मोशन, और यू कैन से दैट न्यूटन used the studies of motion of objects conducted by the Galileo to lay the foundation of mechanics, ठीक है, in terms of these three laws of motion. ठीक है. सो गैलीलियो का जो दिस लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? The Galileo's law of inertia states that a body continues to move with a constant velocity on a frictionless surface. It can be horizontal or it can be an inclined one, and it will continue to move with a constant velocity on that frictionless horizontal or inclined surface until and unless some external forces acted upon it. So ये गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इसी को न्यूटन ने यूज किया एंड ही लेड द फाउंडेशन फॉर मैकेनिक्स इन द फॉर्म ऑफ दीज थ्री लॉज ऑफ मोशन. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे. Because many a times people say that the Newton has formulated the three laws of motion, but actually Newton has formulated these laws of motion based on the Galileo's studies on motion of objects. Now we will come to the first point, that is Newton's first law. Now first law तो सबको पता ही है, second law भी सबको पता है. तो the first law क्या है हमारा? First law of motion, that is the first law of ठीक है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी continues to be in a state of rest or uniform motion until and unless some external forces apply to it. मतलब that is again the same, that is it is the law of inertia as given by the Galileo. That is, अगर कोई body है, if it is moving on a frictionless surface, because then it will continue to move with a constant velocity, and if the body is if there is no external force acting on a body and the body is at rest, then it will continue to be at rest. ठीक है. अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, then the body will be stationary. ठीक है. तो ये था कि this is the first law of motion as given by Newton, or we can say as given by the Galileo also. So the first law of motion states that every body continues to be in a state of motion or rest until and unless acted upon by some external force. And ये जो motion होगा, that is a body will continue to move on a frictionless surface with a constant velocity. If ठीक है ना, constant velocity, frictionless surface है, ठीक है, और ये कोई body है, let us say कोई आपकी कोई body है which is moving on this this surface, ये आपका frictionless surface है. तो frictionless surface का मतलब ये है कि the force of friction जो है वो आपको जीरो हो जाएगा,
एंड सो इन दैट केस एक्सटर्नल फोर्स आपको कुछ भी नहीं लग रहा है. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दिस बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. एंड अगर ये रुका हुआ है, if the body is stationary, then it will be in this stationary position because the net external force on this body is zero. So और इन हम इसको दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि if the net external force on a body is zero, then if the net external force on a body is zero, then the body continues to move with a constant velocity, or we can say the acceleration is zero, or remain at rest. So this is the inference which we can draw from the first law of motion, that is, if the net external force on a body is zero, then the body continues to move with a constant velocity or remain at rest. So this is all about the first law of motion. And इसको अगर आपको और समझना है तो we can also understand this with the help of a very very small example. मान लीजिए एक आपका ये टेबल है, let us say I am just trying to draw one table here. अब इसके ऊपर कोई मान लीजिए आपकी कोई बुक पड़ी हुई है, या लेट्स से यहाँ पे कोई छोटा सा एक स्टूल है या बुक है, वॉट एवर इट इज. तो ये दिस बुक और दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग स्टेशनरी ऑन द टेबल. ये होगा कब? जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हम बात करें, दैट इज इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स on the body is zero, then the body will continue to move with a constant velocity or remain at rest. अब यहाँ पर क्या है, ये जो बुक है या ऑब्जेक्ट है ये स्टेशनरी है. स्टेशनरी क्यों है? बिकॉज द नेट एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर जीरो है. जीरो कैसे हुआ? इसका जो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये जो बुक है इसके ऊपर एक वेट नीचे लग रहा है. वेट इज अ फोर्स, ठीक है, और ये इसका मान लीजिए मास m है, तो ये m इंटू जी हो गया. एंड दिस इज दी weight which is acting downward, but at the same time this table will exert a reaction force in the opposite direction. ये opposite direction में एक reaction force होगा because of this table, ठीक है. Now when R is equal to mg, that is this reaction force is equal to the weight of this book or the object, then the net external force यहाँ पे क्या हो गया, वो हो गया zero. Net external force जो है वो हो गया आपका जीरो. तो जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया तो बॉडी या तो स्टेशनरी रहेगी या इट विल कंटिन्यू टू मूव विद ए दिस कांस्टेंट वेलोसिटी. अब यहाँ पर क्या है, बुक स्टेशनरी है बिकॉज द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. सिमिलरली अगर बॉडी अगर कहीं इफ द बॉडी इज मूविंग ऑन ए से ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो उस केस में क्या होगा, frictional horizontal surface. अगर एक horizontal surface है and if that body is moving on a frictionless, it is frictionless, then what will happen? Then it will continue to move with the constant velocity because the external force is zero on it. ठीक है, तो ये हो गया. This is what this first law of motion, that is the Newton's first law of motion states. And now we will come to the second law of motion. Second law of motion, न्यूटन्स का second law of motion. Second law of motion ये कहता है कि rate of change of momentum
of momentum is directly proportional to directly proportional to applied force. Applied force and takes place in the direction of force. ये important है. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of force. ठीक है, ये आपकी definition है. This is the second law of motion है. Now second law of motion में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Rate of change of momentum, that is, let's say delta p. P is what? P is a symbol denoting the momentum. Momentum is equal to P is equal to m. It is the product of mass into velocity, and the symbol of this momentum is P. So that is what I am writing as delta P upon delta T. That is, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. ठीक है. Now, if, or we can say, it implies that we can write that F is equal to K delta P upon delta T, where K क्या है? K is the constant of proportionality. It's a constant of proportionality. ठीक है. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, वो आई विल बी जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट. K is a constant of proportionality, so ये हमारे पास में आ गई. That finally we have got the equation that F is equal to K delta P upon delta T. F is equal to K delta P upon delta T. ठीक है. Now, if delta T is tending towards 0, ठीक है, then the derivative of P with respect to, I am just writing it in a very very short line. If delta T is tending towards 0, then the derivative of P with respect to T, with respect to this T, will be dP upon dt. ठीक है, मतलब अगर if delta T is tending towards 0, then delta P upon delta T will be equal to dP upon dt. So I will be now what I will do is, here I will use this equation. So F is equal to K delta P upon delta T, which is equal to limit delta T tending towards 0, which equals to dP upon dt. ठीक है. Now, if the mass of the body is fixed, then we can write this as limit delta T towards 0 d upon dt m into v. ठीक है. m जो है, this is the mass of the body and v is the velocity of the body. ठीक है. तो ये आपका मोमेंटम हो गया. सो m जो है, अगर if the mass of the body is fixed है, then force क्या हो जाएगा? F will be equal to what? ये हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर गया, दैट इज ये हो जाएगा which is equal to k डॉट. इसी प्रकार से यहाँ पे भी हो जाएगा which is equal to k डॉट. ठीक है. where k is the constant of proportionality, so we can write as k dot m. M is a constant, so I will write it, I will just take it out, and what I will get is, that is I will be getting dv upon dt, which is equal to the acceleration. ठीक है. So force कितना हो गया? This is equal to kma. ठीक है. कैसे आया? यहाँ पर हो गया, that is f is equal to k delta upon dt हो गया, and if delta t is tending towards 0, then this will be equal to k limit delta t to tending towards 0, which is equal to if it is tending towards 0, it will be equal to k
limit delta t tending towards 0 dp upon dt. So finally we are getting k dot limit delta t tending towards 0, which is equal to this d upon dt of this. I replace this p by m into b. So m जो है constant है, so finally what we are getting is k. m जो है आपका constant हो गया, so I've just taken it out and I have simply got it as k m this dv upon dt आ जाएगा. So dv upon dt is the acceleration हो गया. Now in the SI system of units, in the SI system of unit, 1 Newton is equal to the acceleration. 1 Newton is the force. Sorry. 1 Newton is the force which produces 1 meter, which produces an acceleration, and acceleration of 1 meter per second square to a mass of 1 kg in the SI system of units. In SI system of units, ठीक है. In the SI system of unit, 1 Newton is the force which produces an acceleration of 1 meter per second square to a mass of 1 kg. That is, अगर f की वैल्यू 1 न्यूटन है, then k हो जाएगा, m की वैल्यू हमारी 1 kg है और acceleration भी 1 है. So from here we are getting the value of k is equal to 1. Because many times many students have asked me that sir यहाँ पर force is equal to kma होता है. बट के एम ए होता है, बट एसआई सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है. क्यों वैल्यू 1 होती है? बिकॉज 1 न्यूटन इस सिस्टम ऑफ यूनिट में, इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू ए मास ऑफ 1 kg. तो हम अगर इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं, मास की वैल्यू 1 हो जाती है, 1 kg हो जाती, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन के की वैल्यू हमारी आ जाती है 1. सो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में के की वैल्यू 1 हो जाती है. So finally what we get is that in the SI system of units, force is equal to kma. Force is equal to ma. ठीक है. So in the second law of motion, the second law of motion states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of the force. And this is so rate of change of f is proportional to delta p upon delta t. So I put k. So f is equal to k हो गया, delta p upon delta t, where k is a constant of proportionality हो गया. And when delta t is tending towards 0, then delta p upon delta t will be equal to dp upon dt. ठीक है. तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, that is k dot limit when delta t is tending towards 0 dp upon dt. तो k ये हो गया. अब इसकी p की जगह पे मैंने लिख दिया p is equal to mass into velocity है. So I have just written it here as mass into velocity. Mass constant हो गया. So finally what we are getting is f is equal to k m dv upon dt is what? Acceleration. So यहाँ पे लिख दिया. So अब k की वैल्यू हमने कैसे निकाली? In SI system of unit, 1 Newton is the force which produces an acceleration of 1 meter per second square to a mass of 1 kg. So यहाँ पर k की वैल्यू माना जाती है. So we finally get the equation as f is equal to m. ठीक है. Now थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आपका इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो समझने के लिए ज़रूरी हैं. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एवरी एक्शन हैज एन
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये बहुत छोटी सी एक लाइन में मैंने इसको लिखा है. नाउ यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन क्या है? दीज आर बेसिकली द फोर्सेस. एक्शन एंड रिएक्शन आर नथिंग बट फोर्सेस. ठीक है, दीज आर नथिंग बट द फोर्सेस. ठीक है, नाउ इसको हम एक we will try to understand this with the help of an example. That is, for example, let us consider a system of bodies. Consider a system of bodies, ठीक है, as a whole. I am considering a system of two bodies, let us say. Two bodies as a whole. अब वो bodies को मैं designate कर देता हूँ. Let's say the two bodies are A and B. ठीक है. So in this case what will happen? That is FAB will be equal to minus FBA. Now FAB क्या है? FAB is the force on A due to the body B, and this FBA क्या है? This is the force on the body B due to the body A. So FAB will be equal to minus FBA, means the force on the body A due to, for example, this is a system of two blocks. मान लीजिए A है और ये B है. So the force, this is a system of two blocks or two bodies which I have depicted here as A and B. So the force on A due to B will be acting in this direction, and the force on B due to this A will be acting in this direction. So since these two forces are acting in this direction, therefore I have written it here as minus. That is, FAB will be equal to minus FBA, or we can say that FAB plus FBA will be equal to 0. ठीक है? That is, the sum of these two forces will give you a null force. So in other words, we can say that the sum of the internal forces, ठीक है, I'm not only the internal forces, the sum of the, यहाँ पे क्या है, this FAB और FBA क्या है, these are the internal forces which are acting on these two blocks. So the sum of the internal forces is on a system of bodies is equal to 0. नाउ इसके जो ये जो जिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसके मैं व्हेन यू विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑन द फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फ्रिक्शन, तो वहाँ पे इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके काफ़ी यूज होते हैं. नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक और पॉइंट है कि जैसे एवरी एक्शन हैज़ गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो गया, एंड the sum of the internal forces on a system of bodies, that is also equal to 0. And there is another point that action and reaction, every action has an equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction, ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हो गया. ठीक है. सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट कि आपका दैट द सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस on a system of body is equal to 0. Now every action has an equal and opposite reaction. का मतलब ये हो गया, this is giving
means that the sum of the internal forces on a system of bodies will be equal to 0, and we can also say that the that the sum of internal forces on a system of bodies is equal to 0, or in other words, we can say that forces occur in pair. Occur in pair means भाई आपको जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर दो बॉडीज हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज है, ठीक है, ये दिस इज ए है और ये बी है. सो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं, इनका मैग्नीट्यूड तो आपका, सो दीज आर द टू, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज एज अ होल. सो दिस दैट इज हियर मैंने आपको क्या बताया था कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, दैट इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, या ऊपर वाला हम इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, दैट इज इक्वल टू एफ ए बी, एंड द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये हो गया आपका एफ बी ए. ठीक है. सो द सम ऑफ दीज टू these internal forces is equal to 0, or we can say that these two forces are occurring in pair. ठीक है, ये पेयर में आपका अगर हो रहा है. सो वही इसी लाइन को मैंने दूसरे वर्ड्स में, और यू कैन, आई हैव जस्ट डिफाइंड इट इन अ डिफरेंट वे. So this is all about this the Newton's third law of motion, and we will be now using these Newton's law of motion in our while solving the numerical problems in the forthcoming these lectures. And so for this session I have in this session I have discussed about these three these laws of motion, and apart from that I have also told you that Newton has formulated these three laws of motion based on the studies conducted by the Galileo, and he, with the help of the studies conducted by the Galileo, he was able to lay the foundation for the this mechanics, and by giving us the three laws of motion. So thank you very much for this session, and hope to see you very soon in the next lecture, that is in the session number 2, and till then have a nice day.